नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई। केदारनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं आशा नौटियाल, जिन्होंने चार धाम यात्रा के दौरान मुस्लिमों की एंट्री बैन किए जाने की मांग उठाई है। आशा नौटियाल ने कहा कि अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे केदारनाथ की छवि खराब हो सकती है तो ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। आस्था के साथ महीनों लगा करके वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहाँ पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है। और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था वापस जाए वो उसी आस्था को लेके। विधायक जी, ये बताइए कि मतलब ये कौन लोग हैं, गैर हिंदू हैं और किस तरह की गतिविधियां ये लोग वहाँ कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर वो तो गैर हिंदू ही हैं जो मतलब बाहर से आके वहाँ पे ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं और धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। करण जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। और जो मांग रखी गई है चारधाम यात्रा के दौरान हिंदुओं को ही सिर्फ इजाजत मिले, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी, खासकर मुस्लिमों के लिए, इस मांग पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म में सबको दया की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखने के लिए कहा गया है और भाव का महत्व है। जैसा कि व्यासा जी की बात से मैं सुन रहा था, भाव का के बिना भक्ति नहीं होती। और इस राष्ट्र में जो भी हमारे राष्ट्र के निवासी हैं, दो किस्म के लोग हैं, एक अपराधी किस्म के लोग हैं और एक अच्छे लोग हैं। तो अपराधी किसी धर्म देख के अपराध नहीं करता। सोने की चोरी की बात उठ रही थी केदारनाथ में, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। और मेरा ये मानना है कि विधायक जी को इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है जब वो विधायक बनी, और देश के संविधान को मानने की भी शपथ ली है। और देश, हमारा जो राष्ट्र है वो किसी को भी पराया नहीं मानता। जो हमारे राष्ट्र का निवासी है, जो यहाँ का नागरिक है, उसको नागरिक की हैसियत से संविधान देखता है। और धर्म की अपनी व्याख्याएं हैं। आस्था जिसके अंदर है उसको ईश्वर सहज से स्वीकार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी करण जी, तो आप ये कह रहे हैं कि विधायक आशा नौटियाल की मांग फिजूल की है, फिजूल की बातें उन्होंने कही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये ऐसी बात है जिससे पॉलिटिकल फायदा तो हो सकता है, लेकिन जो असली संत होगा जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसके लिए धर्म का या किसी जाति मजहब का कोई मतलब नहीं रहता। वो केवल भाव देखता है और किस भाव से, प्राणी किस भाव से आया है। हमारे यहाँ सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये कहा है, प्राणियों का कल्याण हो कहा है। तो प्राणी में तो जब जीव का कल्याण की बात हमारा धर्म कहता है, जो वृक्षों की पूजा करता है, नदियों की पूजा करता है, कुत्ते की पूजा भैरव के रूप में करता है, श्वान की पूजा करता है, वो भैरव के रूप में उनकी पूजा करता है। तो हमारे यहाँ तो सभी सांप की पूजा नाग देवता के रूप में हमारे यहाँ करी जाती है। तो फिर मनुष्य से कैसे बैर भेद हो सकता है? अगर उसका भाव है, अमरनाथ गुफा जी की खोज किसने करी? तो ये ऐसे गुण चीज है जिस पर धर्म ऐसी चीज है जिसमें सांसारिक लोगों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये संतों का मामला है और संत उसको कैसे ले रहे हैं इसको मानना चाहिए। और ईश्वर के दृष्टि में तो सब उनके बच्चे हैं, नहीं तो सूरज भी दो होते। जी बिल्कुल। और करण जी, देखिए, इधर होली के दौरान भी जो मुस्लिम लोग हैं जो दुकान लगाते हैं, रंगों की दुकान हो या किसी और चीज़ की दुकान, तो बात उठी कि उनकी दुकानों से कुछ न खरीदा जाए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्हें रंगों से परहेज है और फिर होली भी का सामान भी बेचते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस तरह की बात हो रही है कि उनके दुकानों से कांवड़ न खरीदा जाए। अब चारधाम यात्रा में उनकी एंट्री पर बैन की मांग हो रही है, इसका विरोध कांग्रेस किस तरह से दर्ज कराएगी? मेरे बयान को मेरे निजी बयान के रूप में आप लीजिए। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के नागरिकों को नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए, और जो इस तरीके की बात करते हो किसी धर्म को मानने वाले हो ही नहीं सकते। अगर वो आस्थावान है तो उनके लिए दया सबसे पहली चीज है। और हाँ, अगर कोई गलत है, गलत तो देखे ना, उसमें सनातन धर्म का पालन जो दिखाने के लिए हिंदू हैं वो भी कई गलत कामों में संलिप्त हैं। अंकिता का मर्डर में जो आदमी मुख्य आरोपी है वो कौन है? पुलकित। पिंकी कि उसमें कौन है? ये संत तेरेसा में जो घटना घटी, 14 साल की बच्ची का बलात्कार और मृत्यु। यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों की बात हो रही है, धार्मिक कार्यक्रमों की बात हो रही है। ये भी धर्म से जुड़ा
कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर किसी को गलत और सही नहीं आप आंक सकते। जी। कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ वो अपराधी नहीं होगा क्या? जी, बड़ी बात कही आपने कि धर्म के आधार पर आप नहीं आंक सकते कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। धन्यवाद करण महाराज जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग की गई है बीजेपी विधायक की ओर से। जाहिर सी बात है ये बयान ऐसा है जिस पर बवाल मचेगा ही, जिस पर रिएक्शंस आएंगे। देहरादून ऋषिकेश भानियावाला हाईवे के लिए पेड़ काटने के विरोध में आज लोगों ने प्रदर्शन किया। रानी पोखरी में स्थानीय लोगों के साथ कई संगठनों ने पेड़ों को काटने का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में पद्मश्री बसंती बिष्ट, कल्याण सिंह रावत और लोक गायिका कमला देवी भी मौजूद रहीं। आपको बता दें भानियावाला हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन नहीं, भारत पहली महिला काटना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। झाड़ फोड़ के पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेड़ काटना नहीं चलेगा। पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए 7500 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। उसके बाद सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के नाम पर 2000 से ज्यादा पेड़ों की बलि ली गई। अब देहरादून के भानियावाला से ऋषिकेश के बीच हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए तकरीबन 3000 पेड़ काटे जाने की तैयारी है। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन पेड़ काटे जाने का विरोध स्थानीय स्तर पर भी हो रहा है। यह है देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला हाईवे, जिसे भानियावाला से ऋषिकेश तक करीब 21 किलोमीटर एरिया को 4 लेन में बदला जा रहा है। इसके लिए रानी पोखरी से ऋषिकेश के बीच करीब 11 किलोमीटर एरिया में 3000 से ज्यादा पेड़ पर काटने के लिए मार्किंग की गई है। 11 किलोमीटर का ये वही एरिया है जो वाइल्ड लाइफ और खासकर हाथियों के आवागमन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और इतना नहीं, ये पूरा एरिया शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कॉरिडोर में पड़ता है और यही कारण है कि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ये भी एक एलिफेंट कॉरिडोर का मेन पार्ट है एंड ये उसमें वन ऑफ द कॉरिडोर है बड़कोट कॉरिडोर। तो फिर हमने इसके लिए इसमें इंटरम इंजंक्शन के लिए एक एडिशनल एप्लीकेशन डाली थी, उसमें हमें कोर्ट से कल ये रिलीफ मिला है। अभी पहले भी सरकार शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर की नोटिफिकेशन को रद्द कर चुकी थी, लेकिन रीनू पॉल की ही याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इस पर भी स्टे लगा दिया था, जिसके बाद सरकार को नोटिफिकेशन को बहाल करना पड़ा। अब एक बार फिर मामला कोर्ट में है। भानियावाला से ऋषिकेश तक 21 किलोमीटर की डिस्टेंस में करीब 3000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए। हम अभी इसी मार्ग पर 7 मोड़ के पास हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों को चिन्हित किया गया है, यानी कि इनको काटा जाना है सड़क को 4 लेन बनाने के लिए। 7 मोड़ वाले एरिया में भानियावाला से ऋषिकेश के बीच करीब 3000 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं और इसके लिए इस घने जंगल में आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बाकायदा लगा दी गई है जंगल के बीचों बीच। इस बाउंड्री के अंदर और सड़क के बीच में जितने भी पेड़ आएंगे उनको काट दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौकरवाल। केदारनाथ धाम की यात्रा में हर साल गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक जाम सबसे ज्यादा एक समस्या के रूप में रहती है, जिसका प्रमुख कारण अतिक्रमण है, जिसमें फाटा, सेरसी, रामपुर, सीतापुर समेत कई जगहों पर भीषण जाम लग जाता है। और इसे ही देखते हुए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्ती दिखाई है। कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया, कई जगहों पर काम अब भी बाकी है। इसी बीच अतिक्रमण हटाने का विरोध भी हो रहा है। उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने वाली है, जिसमें यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने भी अपनी रणनीति बना ली है। और 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड यात्रा शुरू होने से 1 महीने पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। और इस बार 4 धाम यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है। हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NICI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है।
और हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर में जानवी मार्केट और हरिद्वार के बस अड्डे को शिफ्ट करने की बात सामने आने पर व्यापारी विरोध जता रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए योजना को परवान चढ़ा पाना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रस्तावित है। निकाय चुनाव में भी हर की पैड़ी कॉरिडोर मुद्दा छाया रहा। हालांकि चुनावों के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे, लेकिन चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बीते सप्ताह हुई व्यापारियों और अधिकारियों के बीच मीटिंग में योजना के तहत हरिद्वार के हर की पैड़ी के पास स्थित जानवी मार्केट को बस अड्डे पर शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है। लंबे समय से चल रही कई दुकानों को शिफ्ट किए जाने के बाद से व्यापारियों में रोष है। अचानक से इन्होंने हमारे ऊपर जो बम फोड़ा है कि जानवी मार्केट को शिफ्ट करके बस अड्डे पे हमें दुकानें दी जाएगी, हम उसके लिए एग्री नहीं हैं। और हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई है कि भाई हम मुख्यमंत्री के पास तक तो पहुंचने में हमें समय लगेगा, पहले हम यहाँ पे घेराव करेंगे। निगम में ही बातचीत हुई है हमारी, निगम में भी ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल पिछले सप्ताह प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार पहुंचकर व्यापारी, गंगा सभा और अन्य वर्गों के साथ हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर मीटिंग की थी और योजना के तहत जानवी मार्केट के साथ मौजूदा बस अड्डे को शिफ्ट किया जाना है और सरकार की ओर से किराए की दुकान चला रहे व्यापारियों को दुकान देने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने व्यापारियों को गुमराह किया, कहा कि 1 इंच भी टूटेगा नहीं। व्यापारियों ने इन पर भरोसा जताया और उसके बाद आज जब चुनाव हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, तो उसके बाद अचानक से शहरी विकास सचिव आके ऐलान करते हैं कि जानवी मार्केट को बस अड्डे पे और बस अड्डे को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। व्यापारी लगातार कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक योजना की डीपीआर तो सामने नहीं आई है। हालांकि सिर्फ जानवी मार्केट को शिफ्ट करने के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में योजना को परवान चढ़ा पाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। ऋषिकेश के गोयल घाटी तिराहे के पास सब्जी मंडी के बाहर फल के ठेलों पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 3 ठेलों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। वहीं ठेलों पर रखा सामान जल गया। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हो रही है। ये नज़ारा है चाइना बॉर्डर के करीब गुंजी का, जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। गुंजी में बीते रोज रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कल से ही कई इलाकों में 2 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है और आसपास के इलाकों में बर्फबारी होने से चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिप्पू लेक रोड पर आवाजाही इस वक्त पूरी तरह से बंद है। यहाँ व्यास घाटी के अलावा दारमा और मिलम घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। मार्च का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। यहां तकरीबन 2 फीट से ज्यादा स्नोफॉल हुआ। शुक्रवार रात से ही जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जो दिन भर शनिवार को भी जारी रही। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है और पूरी बद्रीपुरी बर्फ की आगोश में सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। मंदिर परिसर से लेकर सिंहद्वार और तप्त कुंड तक भारी बर्फबारी हुई है।
उत्तरकाशी के निचले क्षेत्र में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ताज़ा तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई, जहां जमकर स्नोफॉल हुआ। पूरा धाम बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री धाम हर्षिल मुकबा में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। कल रात से गंगोत्री धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। 2 फीट से ऊपर बर्फबारी हो चुकी है। अभी भी बर्फबारी लगातार लग ही रही है। अभी देखिए कितना बर्फबारी पड़ता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है। झांग थांग ग्लेशियर आने से धराली से आगे हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। धराली से आगे बर्फ टूटकर हाईवे पर आ गई। वहीं बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी है, लेकिन बर्फ ज्यादा होने की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। पहाड़ों पर कई जगहों पर भारी स्नोफॉल हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति मलारी घाटी में जमकर स्नोफॉल हुआ है। हालांकि देहरादून समेत मैदानी इलाकों में मौसम साफ है। वहीं पहाड़ में हुई बारिश और बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, जिसमें रेस्क्यू कर लाए गए बाघ और गुलदार को रखा जाता है, जिसकी कैपेसिटी 10 गुलदार और 10 बाघ की है। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। ऐसे में अब यहाँ से रेस्क्यू कर लाए जाने वाले जीव कहाँ रखे जाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए कॉर्बेट प्रशासन इसे दोगुनी क्षमता का करना चाहता है। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों के साथ ही NTCA और सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा है। यदि यहां से स्वीकृति मिल जाती है तो इसे दोगुनी क्षमता का कर दिया जाएगा। रिजर्व में ढेला रेंज में एक रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें जो लेपर्ड के और टाइगर के 10-10 बाड़े अभी बनाए गए हैं, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल है। और इसी संबंध में 10 लेपर्ड के और 10 टाइगर के अतिरिक्त बाड़े बनाए जाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही इसमें भी काम शुरू किया जाएगा। होली बीत गई है, लेकिन आने वाला हफ्ता और कुछ दिन सियासी गहमा गहमी रह सकती है। 23 मार्च को जहां धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो वहीं बीजेपी संगठन से लेकर सरकार में कुछ बदलाव की चर्चाएं भी जोरों पर है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में 2 दिन होली के बाद अब रविवार का ब्रेक होगा, पर सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में इस बार कुछ खास देखने को मिल सकता है। एक तरफ अगले रविवार को जहां धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा, तो अगले 3 साल के किन संकल्पों पर काम होगा, ये बात मुख्यमंत्री जनता को बता सकते हैं। बीते 3 साल की बात करें तो नकल विरोधी कानून, सख्त भू कानून, समान नागरिक संहिता, अवैध मदरसों मजारों पर एक्शन के साथ ज्यादातर एजेंडे पर काम हो चुका है। ऐसे में अगले 2 साल में बीजेपी सरकार और संगठन का फोकस 2027 में तीसरी बार वापसी का होगा। खबर है कि इसी को लेकर मार्च महीने के बचे दिनों में फैसले हो सकते हैं। मसलन खाली पड़े पदों को भरने के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार होने की प्रबल संभावना है। वन विकास निगम, बद्री केदार मंदिर समिति समेत कई दूसरी जगहों पर दर्जाधारियों को मौका मिल सकता है, तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, जिसके ऊपर पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत सफलतापूर्ण कार्यकाल के रूप में देखा जा सकता है और देश के अंदर ये घोषणा पत्र में जितनी बातें रखी थी उसका इम्प्लीमेंट भी उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री ने सब कार्य को किया है।
अब क्योंकि आने वाला समय संगठन पर्व हमारा चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का विधिवत रूप से अब चुनाव की तिथि किसी भी दिन घोषित हो सकती है। जिलाध्यक्ष हमने घोषित कर दी है और भविष्य के अंदर पंचायत चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी बड़ी महत्वपूर्ण एक क्रम आगामी दिनों में संगठन के रूप में चुनाव की प्रमुखता का विषय रहेगा और आगामी दिनों के अंदर चुनाव की रचना पर हम ध्यान देंगे। जहाँ तक दायित्वदारों का विषय है और मंत्रिपरिषद का विषय, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी सरकार दायित्वधारियों की भी नियुक्ति करेगी और मंत्रिपरिषद के रिक्त पदों को भी बहुत जल्दी भरा जाएगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का जहाँ तक सवाल है, अभी डेट आनी है, बाकायदा केंद्र से डेट आएगी और जो हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी है वो निश्चित रूप से डेट तय करके पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। होली के बाद सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते के साथ जहां सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर बात होगी, तो अगले 2 साल बीजेपी सरकार और संगठन किस प्लान पर काम करेंगे उसको लेकर बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले एक बार फिर थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट दिख रही है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा प्रदेश के 11 जिलों में रविवार से दौरा करने वाले हैं, जिनमें तीसरे मोर्चे के तौर पर दिख रहे युवा शामिल हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस थर्ड फ्रंट की बात को सिरे से खारिज कर रही हैं। बेरोजगार संघ से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा तक पहुंचे बॉबी पंवार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविवार से स्वाभिमान मोर्चे में शामिल युवा नेता 11 जिलों में जाने वाले हैं। इनका दावा है कि जनता से जुड़े मुद्दों के लिए जमीन तैयार की जाएगी और क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़ा जाएगा। तो दूसरे राउंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात होगी। जो हमारी 12 से 13 दिन का ये कार्यक्रम है, ये जिला मुख्यालयों में चिंतन गोष्ठियां हैं और इसकी शुरुआत उत्तरकाशी जनपद के मुख्यालय से हो रही है और ऐसी 11 जनपदों में लगभग अभी फर्स्ट फेज में हमने चिंतन गोष्ठियां रखी है और उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वार्ता की जाएगी, उनके पास प्रस्ताव रखे जाएंगे, जो और संगठन है उनके पास भी प्रस्ताव रखे जाएंगे साथ आने के लिए। लोकसभा चुनाव लड़ चुके बॉबी पंवार, विधानसभा उपचुनाव लड़ चुके त्रिभुवन चौहान जैसे युवा क्या तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जबकि उत्तराखंड की राजनीति 25 साल में 2 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की रही है, पर बीते 10 साल में कांग्रेस की पोजीशन कुछ कमजोर रही है। तो ऐसे में कहीं कांग्रेस का स्पेस तीसरा मोर्चा तो नहीं छीन लेगा? प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक लोकतंत्र में सबका सम्मान है, लेकिन ऐसा माहौल बनाने के पीछे कुछ ताकतें हैं, पर कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी भी अपना मुकाबला कांग्रेस से ही मानती है, किसी और से नहीं। खिलाफ कर रहा है ना, मैं उन युवाओं के खिलाफ कह रहा हूँ जो आंदोलन करते हैं, चीजों को उठाते हैं। ये लोकतंत्र पर होना चाहिए, उनका अधिकार भी है। बस एक ही चीज से डर है, जिस तरीके से आंदोलन हुआ और जिस तरीके से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आंदोलन किया गया और उसमें से केजरीवाल को पैदा किया गया, उसमें किरण बेदी को कहीं पहुंचाया गया, किसी को वीके सिंह को जो है मंत्री बनाया गया, ये सारी चीज़ें जो निकल गया, लेकिन जनता को क्या मिला? 0 मिला, 0 मिला। और मुझे लगता है कई एनजीओ ग्रुप्स और कुछ बड़े लोग इन सारी चीज़ों के पीछे खड़े भी हैं, उनकी नीयत को भी भांपने की हम लोगों को ज़रूरत है। और हमला तीसरा फ्रंट बनाने की जो बात चल रही है किसी के नेतृत्व में, वो इनके टक्कर में कहीं पर भी नहीं टिक पाएगा। आखिरकार 2 पार्टियां हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाली है भाजपा है और कांग्रेस है, तो इसलिए तीसरा कुछ लग नहीं पा रहा है कि तीसरा यहाँ पर उभर पाएगा। उत्तराखंड में यूकेडी और बीएसपी ने 2012 तक कुछ हद तक अपना दखल जरूर रखा, लेकिन इसके बाद क्षेत्रीय दल सिमटते चले गए। पर इस बार चुनाव में वोट हासिल करने के बाद युवा तीसरा ऑप्शन बनाना चाहते हैं, ताकि 2 राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति में उत्तराखंड में लोकल मुद्दों के साथ पांव जमाए जा सकें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। शनिवार को चक्राता के लोखंडे में ऑल्टो कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। सुबह के वक्त लोखंडे के बुदेर गुफा रोड पर कार 250 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों शवों को भी खाई से निकाला गया।
बड़ा भारी हो रहा है 50 ग्राम। हरिद्वार के सिडकुल में तेज रफ्तार थार का कहर दिखा। यहां तेज रफ्तार थार बेकाबू होकर पलट गई और डिवाइडर पर जा चढ़ी। डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी ने बिजली के कई खंभों को तोड़ डाला। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि कार सवार 3 लड़के जख्मी हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। सुबह के वक्त ड्यूटी के लिए निकले राहगीरों ने शव को देखा तो सनसनी मच गई। युवक का शव दवा चौक के पास रस्सी के सहारे पेड़ से लटका हुआ था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान में जुटी है और मौत के कारणों का भी पता लगाने में जुटी है। और अगली खबर देहरादून से, जहां आज 90 फीट ऊंचा ध्वज दंड श्री दरबार साहिब लाया गया। श्री गुरु राम राय जी महाराज और श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज के जयकारों के साथ 90 फीट का ये झंडा लाया गया, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां इकट्ठा हुए। आपको बता दें, साल के पेड़ की लकड़ी को नए श्री झंडे की जगह के लिए तैयार किया जाता है। 19 मार्च से शुरू होगा कार्यक्रम ऐतिहासिक श्री झंडा महोत्सव। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।